हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पठार। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं भारत के पठार। चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत के पठार। चलिए दोस्तों, अभी पहले हम आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। आप देखिए मैप के माध्यम से, ये है भारत का पठार, है ना। और दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये है पामीर का पठार। ये पूरे भारत के पठार हैं, है ना। और यह दोस्तों पामीर का पठार है। और पामीर का पठार दोस्तों भारत के उत्तर दिशा में उत्तर की ओर है, जो कि भारत और चीन के मध्य सीमा साझा करता है। चलिए फिर आता दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा मेवाड़ का पठार है। ये कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ का पठार। उसके बाद है दोस्तों ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार है। उसके बाद बघेलखंड का पठार है। स्थिति आप देख लीजिए मैप के माध्यम से, ये हमारे द्वारा बनाया गया मैप है। और ये दोस्तों मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। और दोस्तों ये है दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य का पठार है। और दोस्तों ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार दोस्तों इधर तक फैलेगा, है ना, झारखंड वाले क्षेत्र में है। तो ये है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। चलिए दोस्तों, और ये आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है, ये है दोस्तों तिब्बत का पठार। चलिए आगे बढ़ें, आगे जानकारी प्राप्त करें। तो आगे एक पठार देख लेते हैं दोस्तों, ये है दक्कन का पठार। दोस्तों ये दक्कन का पठार दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं, है ना। ये है दक्कन का पठार। और ये पड़ेगा दोस्तों शिलोंग का पठार, मेघालय में, है ना। तो ये है दोस्तों, हमने सभी पठार के बारे में आपको स्थिति बता दी है, फिर भी हम एक बार और देख लेंगे। चलिए थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं मालवा के पठार का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण कौन कौन सा है मालवा का पठार? तो देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से आपको याद रहेगा, ये है पूरा क्या, मालवा का पठार। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मालवा का पठार। तो दोस्तों प्रादेशिक वर्गीकरण, मालवा के पठार के 4 भाग हैं, है ना। तो कौन कौन से भाग में है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक भाग ये है पश्चिम की ओर, है ना। तो दोस्तों तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है ये स्थित। तो और मालवा के पठार के पश्चिम की ओर हड़ौती का पठार, इसको राजस्थान में बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हड़ौती का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है राजस्थान में? हड़ौती का पठार। और मालवा के पठार के उत्तर की ओर इस पठार को क्या बोलते हैं? तो बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। तो पूर्व की ओर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, इसको बोलेंगे हम बघेलखंड का पठार, है ना। और दोस्तों मध्य प्रदेश, मेन मध्य प्रदेश में है ये, इसको हम मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये रहा दोस्तों मालवा के पठार का प्रादेशिक वर्गीकरण। आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। हड़ौती का पठार, यह है दोस्तों बुंदेलखंड, यह है बघेलखंड और यह है ग्वालियर का पठार। चलिए दोस्तों, जो उपरोक्त मानचित्र आपको दिख रहा है प्रादेशिक वर्गीकरण दिखाता है। और मालवा के पठार का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। कौन सी दोस्तों? सिद्ध बाबा है। या हम देखें दोस्तों कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो सिद्ध बाबा यहाँ पे नहीं आएगी। सिद्ध बाबा हम देख सकते हैं, सिद्ध बाबा ये मालवा का जो प्रादेशिक वर्गीकरण के हिसाब से हमने सिद्ध बाबा बताए हैं, क्योंकि प्रादेशिक वर्गीकरण में बुंदेलखंड भी आता है। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सिद्ध बाबा। लेकिन अगर मालवा की, मध्य प्रदेश में मालवा की चोटी बोला जाए तो मालवा की चोटी आएगी शिकार, 881 मीटर इसकी हाइट है। क्या है? शिगार चोटी, शिगार चोटी है, 881 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। देखिए डायग्राम के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार भी दो भागों में विभाजित है। अब देखिए ये डायग्राम के माध्यम से, ये है दोस्तों पूरा छोटा नागपुर का पठार है ना, ये आपको दिख रहा है। ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। और दोस्तों इस छोटा नागपुर के पठार के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है दोस्तों, दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों, दामोदर नदी प्रवाहित होती है और छोटा नागपुर के पठार को ये दो भागों में बांटती है। तो जो पूर्व की ओर का पठार है उसको क्या नाम दिया गया है, रांची का पठार। और दक्षिण की ओर का जो पठार है दोस्तों उसको बोला गया है हजारीबाग का पठार। तो पूर्वी की ओर का रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, ये दो पठार, छोटा नागपुर का पठार दो भागों में विभाजित है। चलिए मैप देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, आगे थ्योरी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का अधिकांश हिस्सा झारखंड में विस्तृत है, लेकिन इसका कुल विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी है। छोटा नागपुर के पठार के मध्य से दामोदर नदी बहती है जो कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से दो भागों में बांटती है दामोदर नदी, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे बहुमूल्य क्षेत्र है। दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का निर्माण सामान्यतः बेसाल चट्टानों से हुआ है जो कि आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। तो छोटा नागपुर के पठार में बिटुमिनस कोयला का सर्वाधिक मात्रा में मिलता है ना। कौन सा कोयला मिलता है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला मिलता है। चलिए छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित जो दामोदर नदी है दोस्तों उसको बंगाल का शोक कहते हैं, और कोसी नदी है दोस्तों इसको भी याद रखना है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर परियोजना की शुरुआत दोस्तों दामोदर नदी पर 1948 में की गई थी जो कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना थी। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों इसका निर्माण यूएसए अमेरिका की एक टेनेसी नदी है, उस जो टेनेसी नदी है दोस्तों उसके उस घाटी नदी जो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी परियोजना का निर्माण किया गया है ना। 1948 में किसके काल में किया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के काल में किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों पारसनाथ हिल। कौन सी है दोस्तों, पारसनाथ हिल, जो कि जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। देखिए पठार हम पढ़ रहे हैं तो पठार की एक बार परिभाषा देख लेते हैं। पठार की परिभाषा क्या है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल में उपस्थित ऐसी संरचना जिसकी औसतन ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच हो, है ना। सामान्यतः यह समतल होते हैं, पठार कहलाते हैं। और मैदान की बात की जाए तो दोस्तों मैदान की बात की जाए तो पृथ्वी के धरातल में उपस्थित ऐसी समतल स्थलाकृति जिनकी औसतन ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच होती है मैदान कहलाते हैं। दोस्तों छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, लेकिन विश्व का रूर किसे कहते हैं, राइन नदी को कहते हैं। कौन सी नदी है दोस्तों, राइन नदी जो कि बर्लिन देश में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को ही पठारों का पठार भी कहा जाता है ना। अब देखते हैं दोस्तों पामीर का पठार। हमने आपको पामीर का पठार, चलिए मैप में ले चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ चुके हैं छोटा नागपुर का पठार, ये पढ़ लिए हमने, है ना। अब हम जा रहे हैं पामीर के पठार में। चलिए तो पामीर के पठार में चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों पामीर का पठार भारत के उत्तर में, देखिए ये भारत का ऊपरी सिरा है ना, माफ़ कीजिए, ये आप देख सकते हैं लगभग, है ना। तो दोस्तों पामीर का पठार भारत के उत्तर में क्यूनिल पर्वत श्रृंखला, है ना, और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है ना।
क्योंनुल पर्वत श्रृंखला इधर है दोस्तों, और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला इधर है, और ये बीच में पूरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे पामीर का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पामीर का पठार अत्यधिक ऊंचाई में स्थित है, इसलिए इस पठार को संसार की छत का नाम दिया जाता है ना। और पामीर के पठार का अधिकांश हिस्सा दोस्तों चीन के कब्जे में है। पामीर के पठार को ही चीनी भाषा में कोंगलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कोंगलिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अब तिब्बत के पठार को देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों पामीर के पठार को हम संसार की छत भी कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं, और एशिया का मृत हृदय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एशिया का मृत हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार देख लेते हैं। तो दोस्तों तिब्बत का पठार देखिए, आपको मैप के माध्यम से समझाएं तो दोस्तों ये हमारा भारत देश है ना लगभग, और यहाँ पे पूरा फैला है दोस्तों तिब्बत का पठार। तो ये वाले पठार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों तिब्बत के पठार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तिब्बत के पठार पर पूर्णतः चीन का कब्जा है। तिब्बत के पठार में भारत का लद्दाख यूटी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शिलोंग का पठार, अब पढ़ रहे हैं हम मेघालय का शिलोंग का पठार के बारे में। तो दोस्तों शिलोंग का पठार भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक विकसित है। शिलोंग के पठार में लौह अयस्क, यूरेनियम तथा कोयला के भंडार मौजूद हैं। चलिए शिलोंग के पठार का निर्माण कीपनुमा संरचना में हुआ है। कैसे दोस्तों? कीपनुमा संरचना। अब कीपनुमा संरचना क्या होती है उसके बारे में हम आपको डायग्राम में बताएंगे। चलिए शिलोंग के पठार के पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। चलिए दोस्तों डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में बहुत अच्छा है, डायग्राम हमने बना के रखे हैं। तो डायग्राम के बारे में अगर हम जानें तो डायग्राम में देखें दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं राजमहल की पहाड़ी है ना, ये आप देख सकते हैं राजमहल की पहाड़ी है, ये राजमहल लिखा है। तो ये शिलोंग का पठार, ये देखिए ये शिलोंग का पठार है ना, ये पूरा शिलोंग का पठार है। और दोस्तों इसकी आकृति जो है कीपनुमा, तो कीपनुमा कैसी है आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कीपनुमा। ये आकृति इसको बोलते हैं हम कीपनुमा आकृति, है ना। चलिए तो शिलोंग के पठार के पश्चिम में कौन सा है? राजमहल की पहाड़ी है। और पूर्व में क्या है दोस्तों? मिकिर की पहाड़ी है ना। और बीच में क्या है? शिलोंग का पठार है। तो दोस्तों शिलोंग का पठार बीच में पड़ेगा, लेकिन शिलोंग का पठार में भी 3 पहाड़ी स्थित है। सबसे पहले है दोस्तों, यहाँ से चलें तो ये है दोस्तों गारो, ये फैली है खासी, और ये है जैंतिया। तो दोस्तों ये जो 3 पहाड़ी हैं, यहाँ पे इसी नाम की जनजाति भी निवास करती है इस पहाड़ी में। गारो में गारो नाम की जनजाति, खासी में खासी नाम की, और जैंतिया में जैंतिया नाम की जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों जो शिलोंग का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो नोकरेंक है। कौन सी है दोस्तों? नोकरेंक है ना। और राजमहल गारो गैप पड़ेगा। यहाँ पे गैप है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी है नहीं है, तो ये जो गैप मिल रहा है आपको राजमहल और गारो पहाड़ी है, तो इसको बोलते हैं हम राजमहल गारो गैप। और दोस्तों इसका निर्माण हुआ है शिलोंग का पठार का ज्वालामुखी के निर्माण से, ज्वालामुखी के लावा से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आपने समझ चुके हैं। तो दोस्तों शिलोंग के पठार के पूर्व में मिकिर की पहाड़ी आपने देख चुके हैं, और पश्चिम में मेघालय की पहाड़ी के राजमहल की पहाड़ी मिलेगी, है ना। और शिलोंग के पठार की उच्चतम चोटी क्या है दोस्तों? नोकरेंक है। क्या है? नोकरेंक है। ये हमने आपको बता चुके हैं, गारो खासी जयंतिया पाई जाती है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। तो दंडकारण्य का पठार में चलते हैं। तो दोस्तों दंडकारण्य का पठार बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जो राज्य मिलते हैं और भी आगे तक फैला हुआ है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं। देखिए पहले तो आ गया हमारा मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में ये फैला हुआ है। तो दोस्तों दंडकारण्य का जो पठार है अपने बॉक्साइट, टिन और लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना। और आगे बढ़ें दोस्तों, आगे अगर देखा जाए तो दंडकारण्य का पठार उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ बॉक्साइट के भंडार हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ का है टिन के भंडार हैं, और शेष जो है दोस्तों लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस पठार को दोस्तों बस्तर का पठार कहते हैं, क्योंकि बस्तर ज़िला में फैला हुआ है।
और उड़ीसा में कोल्हापुर और कालाहांडी का पठार कहलाता है ना, क्योंकि कोल्हापुर और कालाहांडी ये वहाँ के ज़िले हैं उड़ीसा के, है ना, तो वहाँ तक यह फैला हुआ है। चलिए, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये डायरेक्ट हम चलते हैं। दक्कन का पठार अभी हम पढ़ रहे हैं। तो दक्कन के पठार को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। तो दक्कन का पठार अभी हमने पहले कौन सा पढ़े, दंडकारण्य का पठार, है ना। तो दोस्तों दक्कन का पठार हम पढ़ रहे हैं। तो दक्कन के पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं। और कैसे है 3 भाग इसके, ये देख लीजिए। हमने डायग्राम थोड़ा छोटा बनाए थे दोस्तों, लेकिन अब हम आपको बड़ा बना के बता रहे हैं। यहाँ तक है दक्कन का पठार, है ना। तो पहला पठार दोस्तों महाराष्ट्र का पठार, इसको हम महाराष्ट्र का पठार बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम आंध्रा का पठार। और ये जो बचा है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम कर्नाटक का पठार। तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, महाराष्ट्र, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दक्कन का पठार का निर्माण ज्वालामुखी इसकी क्रिया से हुआ है। इस पठार में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और इस चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। कपासीय काली मिट्टी भी कहते हैं इसको, जबकि दोस्तों काली मिट्टी को हम कपासीय काली मिट्टी भी कहते हैं। काली कपासी मिट्टी या कपासी काली मिट्टी। और दोस्तों मोटे अनाज के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसका सर्वाधिक विस्तार दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य में आता है सबसे पहले महाराष्ट्र का पठार। अब हम एक एक पठार के बारे में पढ़ेंगे और डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र का पठार देखते हैं। तो दक्कन के पठार का पहला हिस्सा महाराष्ट्र का पठार कहलाता है, जिससे गोदावरी और कृष्णा नदी प्रभावित होती है ना। और महाराष्ट्र के पठार में काली मिट्टी सर्वाधिक रूप में मिलती है, जिसमें दोस्तों पानी सोखने की क्षमता होती है ना। और गर्मी के दिनों में काली मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें निर्मित हो जाती है, इसलिए इस मिट्टी को दोस्तों जुती हुई मिट्टी कहते हैं या किसान मिट्टी भी कहते हैं। जुती हुई मिट्टी या किसान मिट्टी भी कहते हैं। अब दोस्तों हम आंध्रा का पठार पढ़ रहे हैं। तो देखिए आंध्रा का पठार, महाराष्ट्र का पठार हमने पढ़ लिए, आंध्रा का पठार हम देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में स्थित है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है दोस्तों, आंध्रा पठार, आंध्रा का जो पठार है इसके भी 2 भाग हैं। तेलंगाना का पठार उत्तर में और दक्षिण में दोस्तों रॉयल सीमा का पठार। तो क्या क्या नाम मिलेगा, तेलंगाना का पठार और फिर है दोस्तों रॉयल सीमा का पठार। चलिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बीच से कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही है ना, 2 भागों में विभाजित करती है। तो पहला तेलंगाना, दूसरा है दोस्तों रॉयल सीमा का पठार। तो कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है, ये हमने पहले देख चुके हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इस पठार में भी काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है ना। और 2 भागों में कौन कौन से, कर्नाटक का पठार और रॉयल सीमा का पठार। आंध्रा का पठार देख रहे हैं हम, तो माफ़ कीजिए आंध्रा दोस्तों पहला है तेलंगाना का पठार, माफ़ कीजिए तेलंगाना का पठार, दूसरा है रॉयल सीमा का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक का पठार। तो दोस्तों कर्नाटक का पठार भी 2 भागों में विभाजित है। पहला है मैसूर का पठार, दूसरा है दोस्तों बेंगलुरु का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कर्नाटक का पठार हम देख रहे हैं। तो कर्नाटक का पठार भी 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं, मैसूर का पठार, बेंगलुरु का पठार। दोस्तों पहले इधर से ये आप देख सकते हैं कृष्णा नदी, ये जाके जाती है तुंगभद्रा, और कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। और ये बीच से आप देख सकते हैं 2 भाग बटे हुए हैं, और उसके नीचे एक नदी और प्रवाहित होती है जो कि कावेरी नदी है ना। और कर्नाटक के पठार की समुच्च रेखा दोस्तों 500 मीटर की है। समुच्च रेखा से तात्पर्य समान ऊंचाई वाली जो स्थान है, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोहाइप्स बोलते हैं, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं, समुच्च रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं दोस्तों। मेवाड़ का पठार पढ़ते हैं। तो मेवाड़ का जो पठार है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में फैला है।
यह पठार अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से अलग करता है। किससे अलग करता है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको मालवा के पठार से अलग करता है। और मेवाड़ के पठार में अरावली से निकलने वाली बनास नदी प्रवाहित होती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जानकारी लेते हैं। तो मेवाड़ के पठार में तांबा, जस्ता, संगमरमर आदि के भंडार पाए जाते हैं। क्या है दोस्तों? तांबा, जस्ता, संगमरमर आदि के भंडार मेवाड़ के पठार में पाए जाते हैं। देखिए मालवा के पठार एक बार हम और देख लेते हैं। मालवा का पठार हमने प्रादेशिक रूप में पढ़ लिए थे, 4 भाग उसके, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों यह पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और यह पठार मध्य प्रदेश में स्थित है ना। और मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा के पठार में भी काली मिट्टी सर्वाधिक विकास हुआ है और इस पठार में नर्मदा, ताप्ती, चंबल नदियाँ प्रवाहित होती है। चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन का निर्माण होता है, जिसको हम बीहड़ बोलते हैं, है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? चंबल नदी की जो बीहड़ घाटी है उसको हम डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है ना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में बीहड़ का निर्माण होता है, अवनाली का अपर्दन का निर्माण होता है, जो कि चंबल नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। उत्पाद भूमि भी बोल सकते हैं इसको हम। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार पढ़ें। तो दोस्तों इस पठार का निर्माण ग्वालियर के पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य है ना। और यह पठार उत्तर प्रदेश और एमपी में स्थित है। इस पठार के अंतर्गत यूपी के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से हैं? निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर, दतिया, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा जिला आते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों बघेलखंड के पठार में ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं। तो बघेलखंड का पठार का विस्तार है दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से इसका विस्तार है ना। चलिए दोस्तों हमने आज आपको पठारों के बारे में बताएं और दोस्तों थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें देने की हमने कोशिश किए हैं। यह हमारे द्वारा हैंड राइटिंग से लिखा गया है और डायग्राम बनाया गया है, तो उसके माध्यम से हमने आज आपको इस वीडियो में पढ़ाए, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।